जरा एक सर्द रात की कल्पना कीजिए। फार्म हाउस के बाहर सारे जानवर चुपचाप खड़े हैं। अंदर जलती रोशनी से दीवारों पर परछाइयां नाच रही हैं। हवा में कुछ तो अजीब है, कुछ ऐसा जो पहले कभी महसूस नहीं हुआ। एक अजीब सी बेचैनी और उत्सुकता के साथ वो खिड़की से अंदर झांकते हैं, और जो मंजर उनकी आंखों के सामने आता है वो जैसे उनकी सांसें ही रोक देता है। उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। जानते हैं, ये सिर्फ एक नज़ारा नहीं था, ये उनके सालों के संघर्ष, उनके सपनों और उनके भरोसे पर एक बहुत बड़ा धोखा था। कुछ जानवर तो एकदम सन्न रह गए, कुछ के अंदर गुस्सा उबलने लगा और कुछ की आंखों से आंसू बह निकले। लेकिन उस एक पल में सबको ये साफ हो गया था कि कैसे उनके ही आदर्शों को उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल कर लिया गया था। तो सवाल यही उठता है कि आज़ादी और बराबरी का एक इतना पवित्र सपना इतने भयानक अंत तक पहुंचा कैसे? चलिए इस कहानी के जरिए उन शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक दांवपेचों को समझते हैं जो बताते हैं कि कैसे एक महान क्रांति को अंदर से ही खोखला किया जा सकता है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें कहानी की बिल्कुल शुरुआत में चलना होगा। ये कहानी शुरू होती है मैनर फार्म से, जिसके मालिक थे मिस्टर जोन्स, एक शराबी और लापरवाह इंसान जिनकी नज़रों में जानवरों की कोई कीमत नहीं थी। ओल्ड मेजर का आइडिया एकदम साफ था। इंसान हमारा शोषण करते हैं, वो जानवरों का दूध, उनके अंडे और उनकी मेहनत सब कुछ छीन लेते हैं और बदले में बस इतना देते हैं कि जानवर जिंदा रह सकें। उसने जानवरों से कहा कि एकजुट हो जाओ और इस इंसानी तानाशाही को उखाड़ फेंको, सत्ता अपने हाथों में ले लो। और जानवर ऐसा कर भी दिखाते हैं। वो मिस्टर जोन्स को फार्म से खदेड़ देते हैं और एक नए समाज की नींव रखते हैं जो इन 7 सिद्धांतों पर आधारित था। खासकर 7वां सिद्धांत, सभी जानवर बराबर हैं, उनकी नई दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पवित्र वादा था। फार्म का नाम बदलकर एनिमल फार्म रख दिया जाता है और लीडरशिप 2 सुअरों के हाथ में आती है, स्नोबॉल और नेपोलियन। शुरुआत में तो लगता है जैसे सपना सच हो रहा है। जानवर पहले से कहीं ज्यादा मेहनत से काम करते हैं और फसल भी शानदार होती है। लेकिन यहीं से एक खतरनाक पैटर्न की शुरुआत होती है। सुअर चुपके से सारा दूध और सबसे अच्छे सेब अपने लिए रख लेते हैं, और जब सवाल उठता है तो वो कहते हैं कि अरे, फार्म चलाने में दिमागी मेहनत लगती है, उसके लिए इस ब्रेन फूड की ज़रूरत है। बाकी जानवर सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, एकता बनाए रखने के लिए इन छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं। यहाँ लीडरशिप का टकराव भी साफ था। एक तरफ था स्नोबॉल, एक आइडियलिस्ट जो विंड मिल जैसे आइडिया से सबकी जिंदगी बेहतर बनाना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ था नेपोलियन, एक शातिर रणनीतिकार जिसका एक ही लक्ष्य था, पावर पर अपनी पकड़ मजबूत करना। उनके बीच बहस चलती ही रहती थी और ये टकराव एक हिंसक मोड़ पर खत्म होता है। एक दिन नेपोलियन उन 9 खूंखार कुत्तों को स्नोबॉल पर छोड़ देता है, जिन्हें उसने चुपके से पाला था। स्नोबॉल को अपनी जान बचाकर भागना पड़ता है। बस उसी पल फार्म पर हर तरह की बहस और असहमति खत्म हो जाती है और नेपोलियन खुद को एकमात्र लीडर घोषित कर देता है। और यही वो पॉइंट है जहां से ये सिर्फ एक कहानी नहीं रहती, बल्कि मनोवैज्ञानिक हेरफेर यानी साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन का एक पावरफुल विश्लेषण बन जाती है। एनिमल फार्म में जो कुछ भी हुआ वो हमें कंट्रोल करने के 5 क्लासिक तरीके सिखाता है। पहला, कंट्रोल का पहला और सबसे शक्तिशाली तरीका है डर का शासन। इसका मनोविज्ञान बड़ा सिंपल है। लोगों को एक बाहरी दुश्मन का डर दिखाकर एकजुट रखो ताकि वो अपने असली दुश्मन को पहचान ही ना पाए। नेपोलियन बार बार एक ही धमकी दोहराता था, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो जोन्स वापस आ जाएगा, और इसी एक डर की वजह से जानवर हर ज्यादती सहने को मजबूर हो गए। दूसरा तरीका ये है प्रोपेगेंडा, या कहें कि दोहराव के जरिए झूठ को सच बनाना। नेपोलियन का प्रवक्ता स्क्वीलर इसी काम का मास्टर था। वो लगातार इतिहास बदलता रहा। फार्म की हर समस्या, हर नाकामी का दोष स्नोबॉल पर डाल दिया गया। धीरे धीरे लगातार दोहराए जाने वाले इस झूठ ने जानवरों की याददाश्त पर कब्जा कर लिया और उनकी नज़र में स्नोबॉल एक हीरो से गद्दार बन गया। तीसरा तरीका है अथॉरिटी की एक ऐसी रहस्यमयी और डरावनी इमेज बनाना कि कोई सवाल करने की हिम्मत ही ना कर सके। नेपोलियन ने यही किया। वो हमेशा अपने खूंखार कुत्तों से घिरा रहता था, खुद को हमारे लीडर कॉमरेड नेपोलियन जैसे बड़े बड़े टाइटल देता और आम जानवरों से दूरी बनाकर रखता। उसने खुद को एक शासक से ज्यादा एक देवता जैसा बना लिया था, जिसकी आलोचना करना भी पाप माना जाता।
चौथा तरीका, और ये शायद सबसे दुखद तरीका है, भावनात्मक वफादारी का शोषण। इसका सबसे दर्दनाक उदाहरण है बॉक्सर, एक बहुत मजबूत और वफादार घोड़ा। उसका बस एक ही सिद्धांत था, नेपोलियन हमेशा सही होता है। वो अपनी पूरी जान लगाकर काम करता है, इस विश्वास के साथ कि वो एक बेहतर भविष्य बना रहा है। और जब वो घायल होकर किसी काम का नहीं रहता, तो नेपोलियन उसे चुपके से कसाई के हाथों बेच देता है। और पांचवा और सबसे ज़रूरी सबक ये है कि आज़ादी एक बार में नहीं बल्कि छोटे छोटे समझौतों में खो जाती है। तानाशाही एक रात में नहीं आती, ये धीरे धीरे उन छोटे छोटे अधिकारों को छोड़ने से आती है जिन पर कोई सवाल नहीं उठाता। याद है ना, ये सब बस थोड़े से दूध और सेब से शुरू हुआ था, जिसे जानवरों ने उस वक्त नज़रअंदाज कर दिया था। तो ये सब क्यों मायने रखता है? क्योंकि ये सिर्फ खेत के जानवरों की कहानी नहीं है, ये इंसानी स्वभाव और सत्ता की राजनीति का एक आईना है, जो दिखाता है कि कैसे अच्छे इरादों से शुरू हुई यात्रा का अंत भी भयानक हो सकता है। क्रांति के आदर्शों का पतन इस एक नियम के बदलाव में साफ दिखता है। जो नियम कहता था सभी जानवर बराबर हैं, उसे बड़ी चालाकी से बदलकर कर दिया गया सभी जानवर बराबर हैं, लेकिन कुछ जानवर दूसरों से ज्यादा बराबर हैं। ये भाषा का वो हेरफेर है जो अन्याय को न्याय का चोला पहना देता है। कहानी के अंत में जानवर एक बार फिर फार्म हाउस की खिड़की से अंदर झांकते हैं। वो देखते हैं कि सुअर इंसानों के साथ बैठकर शराब पी रहे हैं और पत्ते खेल रहे हैं, और उस पल वे सुअरों और इंसानों के चेहरों में कोई फर्क नहीं कर पाते। नए जालिम पुराने जालिम जैसे ही बन चुके थे। तो अंत में ये सवाल हम सब के लिए है, क्या कंट्रोल और हेर-फेर के ये तरीके सिर्फ कहानियों तक ही सीमित है, या ये हमारे समाज में, हमारे इतिहास में और शायद हमारी अपनी जिंदगी में भी हर वक्त मौजूद हैं?